नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 3 लेक्चर मैंने डाल चुका हूं। प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश का परीक्षा धाम की बुक से डिस्कस कर रहा हूं। चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, आप जाके सारा प्राचीन इतिहास डिटेल में उसको समझ सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से जारी रख सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश में राजपूत काल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, राजपूत काल को डिस्कस करेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक फैक्ट को डिटेल में मैं समझाने वाला हूं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए, आइए बात करते हैं राजपूत काल। तो दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत अग्निकुंड सिद्धांत है। दोस्तों, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत अग्निकुंड सिद्धांत है। दोस्तों, यह अग्निकुंड सिद्धांत जो है पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने लिखी है, उसमें यह सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अनुसार गुरु विशिष्ट के वाहन यानी ब्रह्मा के कुंड से 4 जातियों का उदय हुआ था। ब्रह्मा के यज्ञ कुंड से 4 जातियों का उदय हुआ था, जिसमें से एक थी प्रतिहार, एक परमार, एक सोलंकी, एक चौहान। ये 4 जातियों का उदय हुआ था, ऐसा बताया गया। दोस्तों, तो मैंने क्या बताया, एक बार बोल के बताया था, फिर अपन अपने टॉपिक में वापस आएंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत अग्निकुंड सिद्धांत है। यह अग्निकुंड सिद्धांत पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई का जो रचना है, पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया हुआ है। उस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मा के यज्ञ कुंड से 4 जातियों का उदय हुआ था। एक तो प्रतिहार, परमार, सोलंकी और चौहान जातियों का उदय हुआ था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश में राजपूत काल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानेंगे। फिर इसके बारे में जब जान लेंगे तो कलचुरी वंश के बारे में जानेंगे और चंदेल वंश के बारे में जानेंगे और मालवा का परमार वंश को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश, ये मध्य प्रदेश में इसका शासन, मध्य प्रदेश नहीं यानी भारत में इसका शासन 730 से 1030 ईस्वी के मध्य रहा है। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन 730 से 1030 के मध्य रहा है। तो देखिए, तो प्रतिहार वंश डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था 730 ईस्वी। 730 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम ने इसके संस्थापक थे, शुरुआत किए थे प्रतिहार वंश की। तो इस वंश प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दोस्तों, जो नागभट्ट प्रथम था। दोस्तों, इतना याद रखना है। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। दोस्तों, ये देखो, मिहिर भोज नाम यहाँ पे है ना। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था, जिसकी जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। ये मिहिर भोज की जानकारी हमें ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है ना। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, तो इस वंश की पहले राजधानी कन्नौज थी। इस पहली राजधानी कन्नौज थी और दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था प्रतिहार वंश ने। तो प्रतिहार वंश की पहली राजधानी कन्नौज थी और दूसरी राजधानी उज्जैन थी। दोस्तों, याद रखना है। इसके प्रमुख शासक में देखेंगे हम नागभट्ट प्रथम, जो इसका संस्थापक था। नागभट्ट के बाद रामभट्ट शासक बना। रामभट्ट के बाद मिहिर भोज शासन बना। दोस्तों, शासक बना। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था, जिसकी उपाधि आदि वराह की थी। दोस्तों, विष्णु भगवान का एक अवतार का नाम है आदि वराह। तो आदि वराह की थी। आदि वराह की उपाधि इसने क्यों रखा था? दोस्तों, ये भी आपको मैं बता देता हूं। इसकी उपाधि आदि वराह की थी। तो मिहिर भोज इंपॉर्टेंट है। इसकी उपाधि, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। दोस्तों, है ना। तो सम्राट मिहिर भोज ने न केवल भारत की बल्कि नेपाल की भी बाहरी आक्रमण से रक्षा की थी। दोस्तों, जो बाहरी आक्रमण की रक्षा करी थी, काबुल के राजाओं को उन्होंने संरक्षण दिया था।
काबुल के राजाओं को उन्होंने संरक्षण दिया था और इस्लामी आतंक से उनकी रक्षा भी की थी। शिव के उपासक भी थे, ये भगवान शिव के उपासक भी थे, है ना, और विष्णु भगवान के भी उपासक थे, इसलिए इन्हें विष्णु भगवान के एक अवतार आदि वीरा के नाम की उपाधि भी मिली थी दोस्तों, आदि वीरा के नाम की उपाधि मिली थी। बस इतना याद रखना है यहां से। मिहिर भोज के बाद महिपाल शासक बनता है दोस्तों। महिपाल के बाद वत्सराज प्रतिहार वंश का शासक रहा है और नागभट्ट द्वितीय जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, नागभट्ट द्वितीय और यशपाल है ना, यशपाल इसका अंतिम शासक था दोस्तों। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था, जिसने गजनी ने पराजित किया था, जिसको गजनी महमूद गजनी ने पराजित किया था। यशपाल को महमूद गजनी ने पराजित किया था। तो हमको गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख शासक पता चल गए। नागभट्ट प्रथम जो संस्थापक था, फिर रामभद्र, मिहिर भोज, महिपाल, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और यशपाल ये शासक रहे हैं। उसके बाद देखिए मिहिर भोज का उल्लेख ग्वालियर यानी सागर तल अभिलेख से मिलती है। जो ग्वालियर में सागर तल अभिलेख है, ग्वालियर प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है दोस्तों हमको। मिहिर भोज का जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति सागर तल अभिलेख से मिलती है। मिहिर भोज के समय ही अरबी यात्री मोहम्मद सुलेमान भारत आया था दोस्तों। अरबी यात्री मोहम्मद सुलेमान भारत आया था। सुलेमान नामक एक विदेशी यात्री था, जो अरबी यात्री था, वो भारत आया था। किसके टाइम पे आया था? मिहिर भोज के टाइम पे आया था, इसका नाम याद रखना है। सुलेमान एक अरबी यात्री था जिसने फारस की खाड़ी से लेकर भारत और चीन के कई देशों की यात्रा करी थी दोस्तों। उसने अपनी यात्रा का वर्णन भी किया है, अपनी उसकी बुक है उसमें, है ना, हर जगह के यात्रा का वर्णन किया है। तो उसने भारत आया, राष्ट्रकूटों के यहाँ रहा, मिहिर भोज के यहाँ पे रहा। तो जब मिहिर भोज शासन था मिहिर भोज का, उस टाइम पे आया। प्रतिहारों के इतिहास के विषय में भी सुलेमान का यात्रा विवरण का उल्लेख मिलता है। मोहम्मद सुलेमान की यात्रा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद सुलेमान भारत आया था, वह प्रतिहार शासक मिहिर भोज की शक्ति व उनके राज्य की समृद्धि की प्रशंसा करा है उसने, परंतु इस बात, है ना, और आलोचना करते हुए यह भी कहा है कि मुसलमानों का घोर शत्रु है। कौन? मुसलमान शासकों का घोर शत्रु है मिहिर भोज, ये सब बताया है। तो और इसने तत्कालीन समय की प्रचलित सती प्रथा का भी उल्लेख मोहम्मद सुलेमान ने किया है। अरबी यात्री था, याद रखना है, मोहम्मद सुलेमान एक अरबी यात्री था जो मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। अब बात करेंगे, मिहिर भोज यहाँ वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म का अनुयायी था मिहिर भोज। ग्वालियर अभिलेख से मिहिर भोज को आदि वराह कहा गया है। मैंने अभी बताया था ना, मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि भी मिली है ना। मिहिर भोज को की उपाधि आदि विराह की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। आदि विराह की उपाधि मिहिर भोज की थी। उसके बाद महेंद्र पाल कन्नौज के त्रिपक्षी युद्ध में पालों के संघर्ष में भाग लिया था। उसके बाद देखो दोस्तों, ये जो मिहिर भोज का उत्तराधिकारी महेंद्र पाल होता है और महेंद्र पाल ने कन्नौज के त्रिपक्षी युद्ध हुआ था दोस्तों। कन्नौज का युद्ध हुआ था। कन्नौज के त्रिपक्षी युद्ध में पालों के साथ संघर्ष किया था। पालों का मतलब यहाँ पे पाल वंश से है दोस्तों। पालों का मतलब यहाँ पे पाल वंश से है। पाल वंश का शासन पूर्वी भारत और उत्तर भारत में था, तो उसके साथ संघर्ष किया था, यह बताया गया है। इसके दरबार में काव्य शास्त्र के पंडित राज्यशेखर रहा करते थे। क्वेश्चन आ सकता है ना, इनसे रिलेटेड याद रखना है कि साहित्य से रिलेटेड इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके दरबार में काव्य शास्त्र के पंडित राज्यशेखर रहा करते थे। राज्यशेखर इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंतों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी दोस्तों। तो 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंतों ने, जो सामंतों थे, उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। और इस तरह बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन हुआ। देखो, स्वतंत्र हुआ, सामंतों ने क्या बोला है, गुर्जर प्रतिहार के सामंतों ने स्थापना करी थी। इस तरह बुंदेलखंड में चंदेल वंश, मालवा में परमार वंश और त्रिपुरी में कलचुरी वंश का राज्य स्थापित हुआ था दोस्तों। इस तरीके से स्थापित हुआ था। अब हम पढ़ेंगे काव्य शास्त्र के पंडित राज्यशेखर के बारे में। राज्यशेखर गुर्जर वंश और त्रिपुरी वंश के दरबारी
दरबारी रहे हैं दोस्तों। डायरेक्ट आता है किन किन वंशों के दरबारी थे, काव्य शास्त्र के पंडित राजशेखर, याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार वंश के महेंद्रपाल प्रथम एवं उनके बेटे महिपाल के गुरु थे दोस्तों। महेंद्रपाल प्रथम और उनके बेटे महिपाल के गुरु थे काव्य शास्त्र के पंडित राजशेखर। उन्होंने कलचुरी वंश के युवराज प्रथम को उज्जैनी भुंजंग कहा है। उज्जैनी भुंजंग किसे कहा है, तो कलचुरी वंश के राजा रहे हैं युवराज प्रथम को उन्होंने उज्जैनी भुंजक कहा है, इसको याद रखना है, उज्जैनी भुंजक कहा है। राजशेखर की प्रमुख रचनाओं में हम देखेंगे काव्य मीमांसा, इंपॉर्टेंट रचना है काव्य मीमांसा, किसने लिखा है, राजशेखर ने लिखा है। कपूर मंजूरी, जिसमें कलचुरी वंश का वर्णन मिलता है, कलचुरी वंश की जानकारी मिलती है। कपूर मंजूरी किसने लिखा है, काव्य शास्त्र के पंडित राजशेखर ने। बाल रामायण और बाल भारत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। बाल रामायण और बाल भारत इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कपूर मंजूरी, काव्य मीमांसा, ये सब काव्य शास्त्र के पंडित राजशेखर की प्रमुख रचनाएं। साहित्यिक वाले टॉपिक को हमको डिटेल में डिस्कस करना है, पढ़ना है, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन बनाते आएगा आयोग, क्योंकि सिलेबस में ही साहित्यकार के बारे में पूछा जाएगा करके लिखा है। तो समझ में आ गया राजशेखर किस किस के दरबार में थे, गुर्जर वंश और त्रिपुरी वंश के दरबारी कवि रहे हैं दोस्तों, याद रखना है। इससे इतना ही, जो भी काम का मैंने बता दिया, याद रखना है कौन कौन शासक रहे हैं और क्या रहे हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत। सामंत का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी राजा या राज्य के अधीन रहने वाला क्षेत्र, किसी राजा या राज्य के अधीन रहने वाला क्षेत्र या राज्य। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन ही रहने वाले राज्य हैं ये। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले चंदेल वंश। चंदेल वंश जो था ये बुंदेलखंड क्षेत्र में था, परमार वंश मालवा क्षेत्र में और कलचुरी वंश महाकौशल क्षेत्र में था। तो चंदेल वंश को हम जेजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं, जेजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं, याद रखना है। जेजाक या जेजाक या कई बुकों में जाजाक लिखा हुआ है, लेकिन जेजाक भुक्ति वंश भी कहते हैं। तो चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। ननुक याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नानुक था। लेकिन जेजक भुक्ति के चंदेल राजवंश की स्थापना है वंशी राजा चंद्रवर्मन चंदेल ने की थी। तो एक जगह यह भी नाम मिलता है दोस्तों, चंद्रवर्मन चंदेल ने की थी। तो देखो अभी तक के जब पेपर में क्वेश्चन आया है तो नानुक के ही आया है ना, चंद्रवर्मन चंदेल नहीं आया है। लेकिन आपको जानकारी के लिए पता होना, चंद्रवर्मन चंदेल ने भी की थी और नानुक ने भी की थी। तो ये अब समझ में आ गया आपको। इसकी राजधानी की बात करें तो इनकी पहली राजधानी खजुराहो थी। इसकी पहले राजधानी खजुराहो थी। फिर कभी कभी इन्होंने महोबा को भी राजधानी बनाया है, और उसके बाद कालांतर में कलिंजर को भी राजधानी बनाया है। तो इनकी 3 राजधानी थी, समझ लो, खजुराहो हो गया, महोबा और कलिंजर को भी राजधानी बनाया है। इनके प्रमुख शासक में ननुक का नाम आता है, दूसरा ननुक के बाद भागपति का नाम आता है, फिर जय शक्ति का नाम आता है दोस्तों, और जय शक्ति के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम जेजक भुक्ति पड़ा। घंग देव का नाम आता है दोस्तों, और उसके अलावा इसका पुत्र था डंग देव का नाम आता है। डंग देव का पुत्र था विद्याधर का नाम भी आता है। कीर्तिवर्मन का नाम भी आता है। परमार्दी देव का नाम भी आता है। तो परमार्दी देव एवं हमीर वर्मन का नाम भी इनके प्रमुख शासकों में शामिल है। तो इन शासकों का नाम याद रखना है। इसके अलावा हर्ष नाम का एक शासक भी गद्दी पर बैठता है, किसके बाद, ननुक के बाद हर्ष गद्दी पर बैठता है, तो हर्ष नाम का शासक भी रहा है। तो इन सब चंदेल वंशों के शासकों के नाम अपने को पता होना, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, इनमें से कौन चंदेल वंश का शासक नहीं रहा, और ऑप्शन में इनके नाम दे सकता है। इसलिए एक बार इन सबको पढ़ लें। अब चंदेल वंश के प्रमुख शासकों और उनके क्या योगदान रहे हैं, किसी ने कुछ विशेष काम किया, उनके क्या योगदान रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो अगला देखिए, चंदेल शासक जय शक्ति के नाम पर इस वंश या इस क्षेत्र का नाम जेजक भुक्ति पड़ा दोस्तों, याद रखना है। चंदेल शासक जय शक्ति के नाम पर इस वंश का नाम जेजक भुक्ति पड़ा। चंदेलों के वैवाहिक संबंध कलचुरी से हुए।
चंदेलों के वैवाहिक संबंध कलचुरी से हुए। जय शक्ति की पुत्री हट्टा का विवाह, जय शक्ति की पुत्री हट्टा का विवाह कोकल्य देव प्रथम के साथ हुआ था। कोकल्य प्रथम के साथ हुआ था। कोकल्य प्रथम कौन थे? तो कोकल्य प्रथम कलचुरी वंश के संस्थापक थे। तो समझ में आ गया दोस्तों, क्या बताया मैंने? चंदेलों के वैवाहिक संबंध कलचुरी से हुए। जय शक्ति की पुत्री हट्टा का विवाह कोकल्य प्रथम के साथ हुआ था। अगला फैक्ट है, चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। याद रखना है, खजुराहो में बहुत सारे मंदिर है दोस्तों। चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी यानी सीई ईस्वी के मध्य कई मंदिरों का निर्माण करवाया दोस्तों। चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 सीई के बीच निर्मित खजुराहो के मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है दोस्तों। हिंदू और जैन मंदिरों के इन ईंटों के आकार लेने के साथ साथ यानी हिंदू और बौद्ध मंदिर दोनों मंदिर है यहाँ पे दोस्तों। नहीं, बौद्ध नहीं है, जैन मंदिर है। हिंदू और जैन मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे कौन से मंदिर है? हिंदू और जैन मंदिर है दोनों। क्वेश्चन आ सकता है कौन से धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। हिंदू और जैन मंदिर है यहाँ पे। मूल रूप से यहाँ पे पहले 85 मंदिर थे, वर्तमान में इनकी संख्या 25 ही बची है। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है दोस्तों। यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। 1986 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल किया। याद रखना है खजुराहो के मंदिर को। आगे पढ़ेंगे उसके बाद अपन। देखिए नेक्स्ट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। मातंगेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों। ये मातंगेश्वर मंदिर का निर्माण हर्ष वर्मन ने करवाया था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं, इस वंश का एक शासक हर्ष था, है ना, हर्ष था। नानुक के बाद हर्ष गद्दी पे बैठता है, तो हर्ष भी शासक रहा है, याद रखना है। तो इसने मातंगेश्वर मंदिर जो पश्चिमी समूह का मंदिर है, इसका निर्माण हर्ष वर्मन ने करवाया था। हर्ष नामक शासक ने करवाया था। अगला है चंदेल शासक यशोवर्मन ने। चंदेल शासक कौन सा वर्मन? यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर को विष्णु मंदिर भी कहते हैं, विष्णु मंदिर भी कहते हैं चतुर्भुज मंदिर को। तो चंदेल शासक यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर यानी चतुर्भुज मंदिर व लक्ष्मण मंदिर का निर्माण खजुराहो में करवाया था। डायरेक्ट आता है। चंदेल शासक किसने? यशोवर्मन ने चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके अलावा राजा घंगदेव ने पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कलिंजर यानी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो पार्श्वनाथ मंदिर जो है ये पूर्वी समूह का मंदिर है। पार्श्वनाथ मंदिर पूर्वी समूह का मंदिर है और विश्वनाथ मंदिर पश्चिमी समूह का मंदिर है। ये दोनों मंदिरों का निर्माण जो है राजा घंग ने करवाया था और राजा घंग ने ही कलिंजर को अपनी राजधानी बनाया था। देखो कलिंजर के पहले राजधानी इनकी क्या थी? तो कलिंजर के पहले इनकी राजधानी खजुराहो थी। तो कलिंजर को राजधानी ट्रांसफर किसने किया था, पूछा जा सकता है। राजा घंग ने राजधानी ट्रांसफर किया था, कलिंजर ले गया था। और पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा घंग ने करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। घंगदेव का पुत्र रहा है एक, जिसका नाम है पुत्रगंड ने खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो में जो चित्रगुप्त मंदिर है पश्चिमी समूह में, है ना, और जगदम्बा मंदिर। समझ में आ गया दोस्तों? गंड के पुत्र विद्याधर, ये अगला देखिए। घंग के पुत्र गंड ने खजुराहो के चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बा मंदिर का निर्माण करवाया था, इसको याद रखना है। अगला है गंड का पुत्र विद्याधर। देखो गंड का पुत्र होता है दोस्तों विद्याधर। इसने खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, जिसकी ऊंचाई लगभग 31 मीटर है, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था, जो गंड का पुत्र था। तो विद्याधर ने करवाया था। लेकिन आप कई अलग अलग बुक खोल के अगर देखेंगे तो आगे समझ में दोस्तों
देखिए थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो देखिए, गंड के पुत्र विद्याधर ने खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से आपको मिलेगा कि इसका निर्माण राजा गंगदेव ने करवाया था। ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपको मिलेगा। तो देखिए, विद्याधर का दादा था गंगदेव कौन था? विद्याधर का दादा था। तो दादा के टाइम पे हो सकता है दादा ने शुरू करा और पोते तक के कंप्लीट हुआ, है ना। तो ये इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या पूछा था उसने? गंगदेव, है ना। अगर ऑप्शन विद्याधर देगा तो विद्याधर लगाना है, राजा गंगदेव पूछेगा तो गंगदेव लगाना है। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देता। ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी का सफल विरोध किया था। तो आपको याद होगा महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। जब सोमनाथ मंदिर को लूटने आया था, वहां के धन दौलत को लूटा था इसने। तो वहां का राजा था एक जिसका नाम था राजपाल। सोमनाथ का राजा था एक राजपाल। तो ये हार स्वीकार कर ली थी और वहां से भाग गया था। हार स्वीकार कर ली थी राजपाल ने, कहां से? सोमनाथ से, और वहां से भाग गया था। तो बाद में फिर इसका दिमाग खराब हो गया, किसका? विद्याधर का। तो विद्याधर ने राजपाल, जो वहां का शासक था, राजपाल की हत्या कर दी थी दोस्तों, है ना। तो विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी राजपाल की। तो महमूद गजनवी का सफल विरोध किया था इसने। विरोध किसने किया पूछा जा सकता है। विद्याधर ने महमूद गजनवी का सफल विरोध किया था। कीर्तिवर्मन ने महोबा में कीर्तिसागर झील का निर्माण करवाया था। एक कीर्तिवर्मन चंदेल शासक था, इसने महोबा में कीर्तिसागर झील का निर्माण करवाया था। आ सकता है कीर्तिसागर झील कहां पे? महोबा में, है ना। चंदेल वंश का एक शासक परमार्दिदेव था, जिसने 1142 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया था। चंदेल वंश के एक शासक परमार्दिदेव को 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश के शासक परमार्दी देव को 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था दोस्तों, है ना। तो चंदेल वंश के साथ संघर्ष हुआ था पृथ्वीराज चौहान का। 1142 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा परमार्दी देव को पराजित कर उसकी राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा, उसकी राजधानी, परमार्दी देव की राजधानी महोबा थी, तो महोबा पर अधिकार कर लिया था। परमार्दी देव के प्रमुख सेनापति आला उदल थे दोस्तों। तो दो सेनापति थे। आला उदल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आला उदल से मैं आपको बताता हूं। आला और उदल। तो आला उदल बुंदेलखंड के एक वीर योद्धा थे दोस्तों। आला उदल बुंदेलखंड के एक वीर योद्धा थे, जिनकी वीरता की कहानी आज भी उत्तर भारत के गांव में गाई जाती है। जगनिक ने आलाखंड नामक एक काव्य की रचना की है दोस्तों। जगनिक ने आलाखंड नामक एक काव्य की रचना की है तथा उनमें वीरों की गाथा का वर्णन है। कलिंजर तथा महोबा के चंद्रवंशी शासक परमार्दी देव के दरबार में थे। ये परमार्दी देव के दरबार में थे। आलाखंड के रचयिता जगनिक इन्हीं के दरबार में कवि थे। तो आलाखंड के जो रचनाकार है जगनिक, ये परमार्दी देव के ही दरबार में दरबारी कवि थे दोस्तों। और इसी का नाम, परमार्दी देव का नाम ही राजा परम्मल मिलता है दोस्तों। समझ में आ गया। आला उदल कौन थे? तो महोबा के शासक परमार्दी देव के दरबार में एक वीर योद्धा थे दोस्तों। दोनों वीर योद्धा थे, आला और उदल। पृथ्वीराज रसों में परमार्दी देव का वर्णन है दोस्तों। जो पृथ्वीराज रसो चंद्र बरदाई द्वारा जो लिखी गई है, उसमें परमार्दी देव का वर्णन है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध हुआ था, महोबा पर शासन कर रहे थे। तो उसके बारे में पृथ्वीराज रसो, जो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखित एक काव्य है, उसमें इसका वर्णन है। चंदेल वंश का अंतिम शासक तो परमार्दी देव को ही माना जाता है दोस्तों। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमार्दी देव को ही माना जाता है। लेकिन उसके आगे भी एक ने शासन किया था जिसका नाम था, चंदेल वंश का अंतिम शासक हमीर वर्मन थे। चंदेल वंश का अंतिम शासक हमीर वर्मन थे। अगर परमार्दी देव का नाम आएगा तो परमार्दी देव लगाना है, लेकिन उसके बाद भी एक शासक रहे हैं, हमीर वर्मन थे।
अब अगला फैक्ट देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर आक्रमण कर 1203 में हुआ था, यानी कलिंजर पर आक्रमण किया था 1203 में, और चंदेल वंश का पतन शुरू हो गया था। तो इसको हम जब गुलाम वंश पढ़ेंगे उस टाइम पे डिटेल में अच्छे से देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमार्दी देव जिसे परिमल देव को हराकर कलिंजर खजुराहो पर को जीत लिया था। कलिंजर और खजुराहो को जीत लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये वाले शासक परमार्दी देव को हराकर कलिंजर और खजुराहो को जीत लिया था, और वहीं से चंदेल वंश का पतन शुरू हो गया था। आखिरी फैक्ट है, चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी दुर्गावती 1564 में गोंडवाना के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, काम की बातें, क्वेश्चन आ चुका है एक बार। जो रानी दुर्गावती थी दोस्तों, चंदेल वंश की थी। चंदेल वंश की थी रानी दुर्गावती, याद रखना है। जो रानी दुर्गावती जो रही है, रानी राजकुमारी दुर्गावती या रानी दुर्गावती चंदेल वंश की थी, और गोंड वंश में हुई थी इनकी शादी। गोंड वंश में हुई थी इनकी शादी, है ना। और 40 की उम्र में मुगलों से आखिरी सांस तक लड़ी। मुगलों से आखिरी सांस तक लड़ी। मुगलों से आखिरी सांस तक लड़ी, और अंततः इन्हें सीने में कटार डालकर अपना बलिदान दे दिया। तो रानी दुर्गावती से रिलेटेड क्या क्या चीज़ याद रखना है। तो रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांधा जिले में हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो बांधा जिला है वहाँ पे हुआ था। कलिंजर के राजा इनके पिता कौन थे? इनके पिता चंदेल वंश के थे। कलिंजर के राजा कीर्ति ऐसा नहीं लिखेंगे, राजा कीर्ति सिंह। इनके पिता का नाम था राजा कीर्ति सिंह। चंदेल के यहाँ हुआ था। राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। वो अपने पिता की एकलौती संतान थी दोस्तों। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इसका नाम दुर्गावती रखा गया था। बाकी चीजें हम आगे देखेंगे। तो समझ में आ गया, चंदेल वंश की अंतिम राजकुमारी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। चंदेल वंश की थी रानी दुर्गावती, गोंड वंश की शासिका रही है। गोंड वंश में हुई थी शादी, और गोंड वंश की शासिका रहे हैं। तो रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी, जिसका विवाह दलपत शाह के पुत्र वीर नारायण के साथ हुआ था। जिसका विवाह दलपत शाह का पुत्र वीर नारायण के साथ हुआ था। वीर नारायण के साथ हुआ था, और इसने गढ़ मंडला का शासन संभाला था। इसने गढ़ मंडला का शासन संभाला था। गढ़ मंडला की शासिका थी। गढ़ मंडला की शासिका थी और चंदेल वंश की राजकुमारी थी। खत्म। अब हम देखते हैं दोस्तों खजुराहो के मंदिर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर, तो देखिए दोस्तों, खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो का मंदिर कहाँ पे करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो छतरपुर में है। खजुराहो छतरपुर में आता है। तो खजुराहो के मंदिर छतरपुर में है दोस्तों, है ना। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। चंदेल वंश के द्वारा, चंदेल शासकों के द्वारा 950 से लेके 1050 ईस्वी, इंग्लिश में बोलेंगे इसको सीई, है ना। तो 950 से लेके 1050 के बीच निर्मित खजुराहो के मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिरों के इन सेटों के आकार लेने में लगभग 100 साल लग गए दोस्तों। ये पूरे मंदिर बनकर तैयार होने में लगभग 100 साल लग गए, और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। मूल रूप से यहाँ पे पहले 85 मंदिर थे। 85 मंदिरों का एक संग्रह था। बाकी संख्या इनकी अभी कुल 25 बची है। वर्तमान में 25 बची है दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ये मंदिर। 1986 में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला स्थल था, पहला मंदिर या पहला स्थल था जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था, याद रखना है ना। इन मंदिर परिसरों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र के मंदिर, पूर्वी क्षेत्र के मंदिर, दक्षिणी क्षेत्र के मंदिर, है ना। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र के मंदिर, यानी पूर्वी समूह के मंदिर। यहाँ पूर्वी समूह में पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, जवारी मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और घटाई मंदिर स्थित है। तो पूर्वी समूह के मंदिर में ये इंपॉर्टेंट मंदिरों के नाम है: पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ज्वारी मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, घटाई मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी समूह के मंदिर में दूल्हा देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर जिसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं, और
वैद्यनाथ मंदिर, ये दक्षिणी समूह के मंदिर है दोस्तों, ये दक्षिणी समूह के मंदिर है वैद्यनाथ मंदिर। तो खजुराहो में दक्षिणी समूह में 3 मंदिर इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मंदिर है पश्चिमी समूह में। पश्चिमी समूह में सर्वाधिक मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। देखिए पश्चिमी समूह के मंदिर में कंदरिया महादेव मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है ये सभी। ये खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों, याद रखना है। 64 योगिनी मंदिर, ये महाकाली को समर्पित है और 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के 1-2 जगह और है, जैसे जबलपुर में भी है ना। लक्ष्मण मंदिर, ये ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर है, ये पश्चिमी समूह का मंदिर है जो ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित है यहाँ पे। लक्ष्मण मंदिर इंपॉर्टेंट है, खजुराहो में है। चित्रगुप्त मंदिर, ये सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर ये पश्चिमी समूह का खजुराहो का मंदिर है। मातंगेश्वर मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। मातंगेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, ये खजुराहो में है, पश्चिमी समूह का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर, ये विश्वनाथ मंदिर ये भी पश्चिमी समूह में स्थित है, खजुराहो का मंदिर है। तो सर्वाधिक मंदिर पश्चिमी समूह में है दोस्तों, सर्वाधिक मंदिर पश्चिमी समूह में है। पूर्वी समूह के मंदिर देख लिए हमने, दक्षिणी समूह के मंदिर देख लिए और पश्चिमी समूह के मंदिर देख लिए। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, याद रखना है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। जो पारसनाथ या पार्श्वनाथ मंदिर जो है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर भगवान दिगंबर पार्श्वनाथ जैन मंदिर है दोस्तों। आदिनाथ जैन मंदिर ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है, जो प्रथम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए थे, भगवान आदिनाथ जिसे ऋषभ देव भी कहा जाता था, उनका मंदिर है। तो ये दोनों जैन धर्म के मंदिर है ना, तो ये याद रखना है। और खजुराहो से रिलेटेड मैंने बता दिया बाकी इंपॉर्टेंट चीजें। हाँ, खजुराहो की खोज किसने की करके क्वेश्चन आ सकता है, खजुराहो के मंदिर की खोज किसने की। तो 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बार्ट्स ने की थी। तो खजुराहो के मंदिर की खोज 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बार्ट्स ने की थी, याद रखना है, इनका नाम पूछा जा सकता है ना। तो समझ में आ गया। हाँ, खजुराहो के मंदिर से मैंने बता दिया 950 से लेके 1050 ईस्वी यानी सीई के बीच निर्मित है। खजुराहो के मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है दोस्तों, है ना। और खजुराहो को मूर्ति कला का तीर्थ भी कहा जाता है, मूर्ति कला का तीर्थ भी कहा जाता है, याद रखना है। तो खजुराहो के मंदिर अपनी नागर स्थापत्य शैली और कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित यहाँ खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों। यूनेस्को में कब शामिल किया गया मैंने बता दिया, 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश का पहला स्तर था जिसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, और ऑप्शन में अगर आपको देता है दोस्तों, ऑप्शन में अगर आपको देता है जैन धर्म, ऑप्शन में देता है जैन धर्म, ऑप्शन में देता है वैष्णव धर्म, ऑप्शन में देता है शैव धर्म, ऑप्शन में देता है शैव धर्म, तो तीनों सही हो जाएगा, याद रखिए। जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म तीनों धर्म से संबंधित है दोस्तों। यहाँ ये मंदिर, यहाँ पे तीनों धर्म से रिलेटेड मंदिर है, तीनों धर्म से संबंधित मंदिर है दोस्तों ये। तो चंदेल वंश से मैंने काम की जानकारी जो भी हो सके इंपॉर्टेंट तो बता दिया। इसके अलावा एक और याद रखिए, ये जो परमार्दी देव है, परमार्दी देव, इसको किसकी उपाधि मिली थी, ये अंतिम शासक था, इसकी उपाधि दर्शनी घात पति की थी, दर्शनी घात पति की थी इसकी उपाधि। इतना तो खजुराहो के मंदिर 3 समूह में बांटा गया। पश्चिमी समूह में कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर और विश्वनाथ मंदिर है। पूर्वी समूह में पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, जवारी मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और घटाई मंदिर है। दक्षिणी समूह में दूल्हा देव मंदिर इंपॉर्टेंट है, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर। ये इनके अलावा भी और कई मंदिर है, इसलिए खजुराहो को मंदिरों का तीर्थ के रूप में जाना जाता है। अब हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश को देखेंगे दोस्तों। कलचुरी वंश, तो देखिए कलचुरी वंश की 3 शाखाएं थी, त्रिपुरी की शाखा, माहिष्मती की शाखा और रतनपुर की शाखा।
सबसे पहले देखेंगे हम त्रिपुरी की शाखा। त्रिपुरी की शाखा की राजधानी त्रिपुरी ही थी, याद रखना है, त्रिपुरी की शाखा की राजधानी त्रिपुरी ही थी। ये क्षेत्र कटनी, जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र, जो जबलपुर साइड का क्षेत्र है, महाकौशल क्षेत्र, इनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था, त्रिपुरी शाखा के अंतर्गत। इसका संस्थापक, त्रिपुरी शाखा का संस्थापक कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा का संस्थापक कोकल्य प्रथम था दोस्तों, नाम याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। कलचुरी वंश का संस्थापक त्रिपुरी शाखा का कोकल्य प्रथम था। इसके प्रमुख शासक में कोकल्य, गंगे देव इंपॉर्टेंट नाम है, लक्ष्मीकर्ण व युवराज देव प्रथम इसके विशेष शासक रहे हैं। इनके विशेष शासक रहे हैं, महत्वपूर्ण शासक रहे हैं त्रिपुरी शाखा के। कोकल्य, गंगे देव, लक्ष्मीकर्ण और युवराज प्रथम त्रिपुरी शाखा, कलचुरी के त्रिपुरी शाखा के प्रमुख शासक रहे हैं। विशेष बात देखेंगे हम तो कोकल्य का विवाह चंदेल राजकुमारी हट्टा के साथ हुआ था। हमने इधर साइड भी पढ़े थे कहीं, है ना, ये देखो यहाँ पे, ये हट्टा के साथ विवाह हुआ था, चंदेल ये कलचुरी से संबंध थे, तो ये यहीं पे बताया गया है ना। तो कोकल्य का विवाह चंदेल राजकुमारी हट्टा के साथ हुआ था। अमरकंटक में मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया है। अमरकंटक में कई सारे मंदिर है, तो अमरकंटक में कुछ मंदिरों का निर्माण कलचुरी वंश के शासकों ने करवाया है। गंगे देव राजा भोज से युद्ध में पराजित हुआ था दोस्तों, तो राजा भोज जो है परमार राजा, उससे पराजित हुआ था गंगे देव, याद रखना है इसका नाम, गंगे देव राजा भोज से युद्ध में पराजित हुआ था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कर्ण था, जिसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्ण मंदिर कहां पर है? अमरकंटक में है। कर्ण मंदिर जो अमरकंटक में है, इसका सबसे प्रतापी राजा, इस वंश कलचुरी वंश की त्रिपुरी शाखा का सबसे प्रतापी राजा कर्ण था, जिसने अमरकंटक में कर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्ण को लक्ष्मीकर्ण के नाम से भी जाना जाता था। जो कर्ण था उसे लक्ष्मीकर्ण भी कहा जाता था। इन्होंने कलिंग का युद्ध, कलिंग पर विजय प्राप्त कर त्रिक सिंगापति की उपाधि धारण की थी। आ सकता है लक्ष्मीकर्ण ने किसकी उपाधि धारण की थी? त्रिक सिंगापति की उपाधि धारण की थी लक्ष्मीकर्ण ने त्रिक सिंगापति की उपाधि धारण की थी। संस्कृत नाट्यकार राजशेखर, जो राजशेखर रहे हैं दोस्तों, ये काव्य शास्त्र के पंडित राजशेखर, ये कलचुरी वंश के दरबार में भी रहते थे। तो इन्हें युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग यानी मालवा का विजेता कहा है। किसको कहा है? युवराज प्रथम जो है यहाँ पे, ये युवराज देव प्रथम, इसको इन्होंने उज्जैनी भुजंग या मालवा विजेता कहा है। पूछा जा सकता है किसने कहा, तो राजशेखर ने कहा है, और राजशेखर की रचना हमने पढ़ चुके हैं। किसको कहा है? युवराज प्रथम को कहा है, उज्जैनी भुजंग कहा है, मालवा का विजेता कहा है। तो समझ में आ गया। इसके बाद देखो, ये थी त्रिपुरी की शाखा, जिससे अपने को इतनी चीजें याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। माहिष्मति की शाखा जिसकी राजधानी माहिष्मति थी। माहिष्मति वर्तमान में महेश्वर क्षेत्र है ना। इसका संस्थापक, जो माहिष्मति की शाखा है, इसका संस्थापक कृष्णराज था दोस्तों। माहिष्मति शाखा का संस्थापक कृष्णराज था। इसका शासन क्षेत्र खरगोन बड़वानी खंडवा तरफ वाला क्षेत्र था, खरगोन बड़वानी वाला क्षेत्र था। इसके प्रमुख शासक में कृष्णराज जो संस्थापक था, शंकरगण जिसे शंकरदेव भी कहा जाता था, शंकरगण या शंकरदेव। इसके अलावा बुद्धराज इनके शासक रहे हैं। कलचुरी वंश के माहिष्मति शाखा के प्रमुख शासक रहे हैं, इनका नाम याद रखना है। कृष्णराज हो गया, शंकरगण हो गया, शंकरदेव उसी का नाम था, और बुद्धराज माहिष्मति शाखा, कलचुरी वंश की माहिष्मति शाखा के प्रमुख राजकुमारों में से रहे हैं। शंकरदेव ने कलचुरी संवत का प्रारंभ किया था, क्वेश्चन आ सकता है। कलचुरी संवत किसने चलाया था? ये शंकरदेव ने, जो शंकरदेव है, इसने कलचुरी संवत चलाया था। शंकरदेव बुद्धराज के सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। शंकरदेव और बुद्धराज के सिक्के, जो शंकरदेव है और बुद्धराज के सिक्के, ये मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। उनसे हमको जानकारी मिली कि इधर इनका शासन था। रतनपुर शाखा देखेंगे। रतनपुर शाखा की राजधानी तुमान थी, जो कोरबा जिला मध्य प्रदेश में वर्तमान में है ना। तो तुमान इधर साइड था, ये कोरबा तरफ था याला, तो तुमान थी। इसका शासन क्षेत्र था कोरबा, रतनपुर और बिलासपुर, इस क्षेत्र में था रतनपुर शाखा। कलचुरी वंश की रतनपुर का शाखा कोरबा, रतनपुर, बिलासपुर तरफ था। इसका अल्पकालीन शासन वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में था। इसका अल्पकालीन शासक यानी छोटे समय के लिए शासक, ये वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य तरफ था। रतनपुर की शाखा कलचुरी वंश की, जिसकी राजधानी याद रखना है तुमान, जिसकी राजधानी तुमान थी, जो कोरबा क्षेत्र है ना, तुमान। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हम यहां देखेंगे क्या आप जानते हैं, तो हम नहीं जानते, इसको हम जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं? तो कालिदास का जो मालविका अग्निमित्रम है दोस्तों, कालिदास ने
का ग्रंथ है एक मालविका अग्निमित्रम। इस ग्रंथ से पुष्यमित्र शुंग और यवनों के मध्य हुए संघर्ष के बीच की जानकारी मिलती है। जो पुष्यमित्र शुंग और यवन राज्य जो थे, बाहरी आक्रमण वाले जो राज्य थे, यवनों के मध्य संघर्ष की जानकारी हमको मालविका अग्निमित्रम से मिलती है, याद रखना है। हम साहित्य के टाइम पे पूरे डिटेल में इनको सब रचनाओं को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना याद रख लीजिए, जो कालिदास था उसकी मालविका अग्निमित्रम थी। इस ग्रंथ से पुष्यमित्र शुंग और यवनों के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम इस ग्रंथ से गुप्तकालीन उत्तर और मध्य भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देखने को मिलती है। इस ग्रंथ से कालिदास का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस ग्रंथ से गुप्तकालीन उत्तर भारत में जो गुप्तकालीन शासन थे उनके बारे में और मध्य भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक देखने को मिलती है। कालिदास की रघुवंशम एक रचना है। इस ग्रंथ में गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ से गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त की विजय की जानकारी, उसने क्या क्या जीता था, क्या नहीं जीता था, उसकी जानकारी हमें रघुवंशम से मिलती है। परिमल गुप्त का नवसहा शंख चरित्र इस ग्रंथ से परमार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों डायरेक्ट आ सकता है। ये परिमल नामक एक दरबारी कवि थे, है ना, वो किसके दरबार में थे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब वाकपति मुंज के दरबार में रह चुके लेखक है दोस्तों, दरबारी रह चुके। इनकी एक ग्रंथ है, इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, नवसहा शंख चरित्र। इस ग्रंथ से परमार के इतिहास की जानकारी मिलती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि परमार वंश की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो परिमल के द्वारा लिखित, परिमल का नाम पद्मगुप्त परिमल भी था पूरा, है ना, पद्मगुप्त परिमल वाकपति मुंज, परमार राजा वाकपति मुंज के दरबार में था। इसने एक ग्रंथ लिखी है जिसका नाम है नवसहा शंख चरित्र। इस ग्रंथ से परमार वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, इसको याद रख लो, है ना। हम फटाफट से हम एग्जाम हेल्पफुल के लिए मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों के प्राचीन नाम को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए वर्तमान नाम, इधर प्राचीन नाम दिए, इधर वर्तमान नाम दिए। तो सांची दोस्तों ये रायसेन जिले में स्थित है। सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है सांची। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है। 3री शताब्दी से ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में कई सारे स्मारक और बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी है सांची, है ना। तो ये इसका पुराना नाम था काकड़ाम। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, काकड़ाम। इसका पुराना नाम काकड़ाम ऐसा भी लिखा आ सकता है, काके नावा भी इसका नाम है, कांके नावा भी इसका नाम है। इसका नाम काकन्या भी प्राचीन नाम मिलता है। तो कांके नावा, काकन्या और काकड़ाम ये सांची का प्राचीन नाम है। तीनों नाम याद रखना है, ये सांची के प्राचीन नाम है, तीनों नाम याद रखना है। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुरा, इसको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। पचमढ़ी का प्राचीन नाम पंचलगढ़ है, इसको भी याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। पास से पचमढ़ी, पास से पंचलगढ़। दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम टुंडीकर, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम है टुंडीकर। मांडू है जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, आनंद की नगरी मांडू जो धार जिले में आता है। इसका पुराना नाम था सादियाबाद। इसका पुराना नाम सादियाबाद, प्राचीन नाम सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था। मुरैना का पुराना नाम था मयूरवन। याद रखना है, मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन था। मां से मुरैना, मां से मयूरवन। ओमकालेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता नगरी, है ना। ओमकालेश्वर मानधाता नगरी नर्मदा नदी के किनारे थी। इसका पुराना नाम, ये ओमकालेश्वर का पुराना नाम मानधाता नगरी या मानधाता था। दतिया का पुराना नाम दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था। दतिया को दिलीप नगर कहते थे। विदिशा का पुराना नाम भेलसा नगर था दोस्तों। दारसाण और भेलसा नगर ये विदिशा का प्राचीन नाम था। बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश रियासत हुआ करती थी, खानदेश राजधानी थी, है ना। खानदेश तो बुरहानपुर का पुराना नाम खानदेश था। स्वभोग नगर एरण का पुराना नाम था, यानी एरण जो था प्राचीन नाम एरण, उसी को बाद में स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था। स्वभोग नगर। शिवपुरी का पुराना नाम
नलपुर या अनलपुर मिलता है। शिवपुरी का पुराना नाम नलपुर या अनलपुर मिलता है। कटनी का पुराना नाम मुंडवारा, मुंडवारा आज भी वहाँ मुंडवारा नाम का एक रेलवे स्टेशन है दोस्तों। तो कटनी का पुराना नाम मुंडवारा है। दमोह क्षेत्र का पुराना नाम टुंडीगढ़ इंपॉर्टेंट है। और बघेलखंड, बघेलखंड का पुराना नाम या प्राचीन नाम करूस क्षेत्र मिलता है। करूस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एक बार। बघेलखंड का पुराना नाम, बघेलखंड का पुराना नाम या प्राचीन नाम था करूस क्षेत्र। करूस राजवंश हुआ था वहां पे एक, तो करूस क्षेत्र है। और बघेलखंड का ये एक और नाम मिलता है बांधवेश, बांधवेश, बांधवगढ़ बांधवेश मिलता है। तो ये सब पुराने नाम है दोस्तों, जिसमें से अपने को जो याद नहीं है उनको याद रखना है। बांधवगढ़, बुंदेलखंड का करूस और बुंदेलखंड सॉरी बघेलखंड का करूस और बघेलखंड का ही बांधवेश याद रखना है। बुंदेलखंड का नहीं है करूस, बघेलखंड का है। दमोह का इंपॉर्टेंट है, कटनी का इंपॉर्टेंट है, शिवपुरी का इंपॉर्टेंट है, एरण का तो याद हो जाएगा आपको, विदिशा का इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये मांडू का इंपॉर्टेंट है और पचमढ़ी का नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सांची का इंपॉर्टेंट है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची, काकड़ा नाम है, काकड़ सॉरी काकड़म, काकड़म है ना। तो ये तो इतने अपने को नाम पुराने प्राचीन नाम पता होना। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश में मालवा का परमार वंश को डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो हो गया थोड़ा सा लंबा, और लंबा होने की वजह से आप लोग देखते नहीं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, सब्सक्राइबर बहुत कम है और व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।